तो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप कि सबको मेरा आवाज आ रहा होगा यार। डिस्प्ले यार ओके है तो चलिए। तो जैसा कि यार OHPC का ऑलरेडी DT और TNE का तो एग्जाम तो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। अभी आज उसका अभी आंसर की जो है उसका रिलीज हुआ है। ठीक है, सवेरे सवेरे तो रिलीज हुआ है 10-11 बजे। तो जो हमने देखा DT का क्वेश्चन हुआ या फिर TNE का क्वेश्चन हुआ, तो DT का क्वेश्चन सबसे थोड़ा टफ था। तो इसीलिए इसका जो कट ऑफ है तो काफी थोड़ा सा कम जाएगा। आई होप कि 70 to 75 है वो, तो इसका तो कट ऑफ जाएगा भाई। उसके बाद काफी सारे ऑब्जेक्शन को जो मतलब क्वेश्चंस है कुछ दो तीन मिले यार, उसको आप चाहे तो उसको रेज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आप लोगों ने जो अभी रेस्पॉन्स देके आया है, अगर उसमें से कुछ आपको गलती लग रहा है या फिर किसी का एनालिसिस चाहिए तो अभी हम लोग उसी के ऊपर ही डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि भाई सबको सबका एग्जाम भी अच्छा गया होगा भाई। ठीक है, और किसका कितना रेस्पॉन्स की में से कितना किसका आंसर आया है, ठीक है कि नहीं, आई होप कितना क्वेश्चन सबने सही किया है, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज का क्लास। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या बताया आपको। पहला क्वेश्चन आप लोग को बताया कि यार ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है कॉपर कंडक्टर का जिससे अनलिंक करने से उसका, एक मिनट यार। हाँ, तो इसमें क्या बताया कि पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ड्यू टू द अनेलिंग, ठीक है कि नहीं, ड्यू टू द अनेलिंग, तो कॉपर कंडक्टर का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि इंक्रीज होता है या फिर इंप्रूव होता है। तो अनेलिंग मीन्स क्या होता है, आप कोई भी कंडक्टर को जो होता है कोई भी चीज को ज्यादा गर्म करना होता है। ठीक है, ज्यादा हीट प्रोवाइड करने को ही अनेलिंग हम लोग बोलते हैं। एक होता है हीट होता है, और जो एक तो होता है क्वेंचिंग होता है। क्वेंचिंग मतलब क्या होता है, उस इक्विपमेंट या फिर उसमें भी मतलब मटेरियल को ठंडा करना। ठीक है, तो अनलिंग मीन्स में अभी क्या मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है, उस चीज को मटेरियल को काफी जबरदस्त तरीके से आप लोग गर्म करवाते हैं। गर्म करने से क्या होता है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो काफी हाई हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर कंडक्टर को फ्लेक्सिबल बनाना या फिर सॉफ्टवेयर करने के लिए हम लोग अनलिंग में भी मतलब मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो एक इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरा वाला क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि थ्री फेज डुअल कन्वर्टर ड्राइव, द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ए थ्री फेज डुअल कन्वर्टर ड्राइव इज टू अचीव व्हिच टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए थ्री फेज डुअल कन्वर्टर अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट पे ये लोग मतलब काम करेगा, आप लोगों के लिए कौन सा क्वाड्रेंट पे काम करेगा। ऑब्वियसली बात है, रीजनरेटिव हुआ आपका, क्योंकि बैक ईएमएफ इस जगह पे आपका आ गया, तो रीजनरेटिव मोड पे भी काम करेगा, उसके साथ आपका मोटरिंग मोड पे भी काम करेगा, राइट। तो ये आपका टोटल 4 क्वाड्रेंट में ही काम करेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर वाला देखिए। 3 नंबर पे पूछ रहा है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड को मतलब स्पेसिफाई करता है। तो कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ कोड होगा भाई। ऑब्वियसली बात है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए हम लोग जो फॉलो अप करेंगे ये होता है अपना IS 10028। ठीक है, और 2026 हुआ आपका, ये दोनों आपका जो ट्रांसफार्मर टेस्टिंग मेथड होता है बहुत सारा। ठीक है, जो रूटीन टेस्ट हुआ आपका या फिर फैक्ट्री टेस्ट हो गया, तो ये सारा टेस्ट जो होता है 2026 में सब आपको पता चलता है। तो एक इसका करेक्ट आंसर है 10028 में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया हम वहां पर मेंशन होता है। आज की मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे कितना वोल्टेज तक, सॉरी थ्री फेज अभी ट्रांसफार्मर हम लोग डेल्टा टू स्टार कहाँ इस्तेमाल करेंगे, स्टार टू डेल्टा कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अभी स्पेसिफिकली स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ऑयल इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, तो ये सारा चीजें यहाँ पर आपको मेंशन होना लिखा जाता है। चलिए, 4 नंबर वाला देखिए। 4 नंबर पे पूछ रहा है कि तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज ए कैपेसिटर फिल्टर सर्किट इज एम्प्लॉयड व्हिच इज आल्सो रेफर्ड टू एज डेयर सर्किट। बोलिए भाई।
इसमें क्या बता रहे भाई, आपको जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या क्या मिलता है आप लोगों को, एसी टू डीसी करता है, ठीक है। तो ये एक मिनट है, एसी वेवफॉर्म को क्या कर लिया आपको, डीसी में करके पूरा कन्वर्सन करके दे दिया, ठीक है। डीसी देने के बाद भी आपको काफी उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, काफी उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कैपेसिटर फिल्टर सर्किट हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट अगर हम लोग लगा रहे हैं, मान लीजिए, हाँ, ठीक है। तो ये रहा आपका कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। तो ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट एज ए कौन सा सर्किट की तरफ ये काम कर रहा है, क्लिपर तो नहीं होगा, क्योंकि क्लिपर क्या होता है, कुछ पार्ट को हम लोग को रिमूवल करना होता है, राइट। क्लैंपर क्या होता है, क्लैंपर होता है पूरा आपको बायसिंग सर्किट को या फिर पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल को काट देता है, या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को ही पूरा ये काट देता है, ठीक है। क्लैंपर तो नहीं होगा, करेक्ट होगा इस जगह पे क्या होगा, आपका पीक डिटेक्टर होता है, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। चलिए 5 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसका कोरलेस कंपोनेंट, उसका कोरलेस कंपोनेंट जो होता है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको आरसी और एक्सएम में दिखाता है, बस यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो आरसी और एक्सएम जो होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है हमको, ठीक है। तो आरसी क्या हमको मतलब दिखाता है और एक्सएम हमको क्या दिखाता है, ठीक है। जो आरसी जो होता है वो क्या होता है आपका, कोर लॉस होता है कि नहीं। आरसी जो होता है आपका, ये होता है आपका कोर लॉस कंपोनेंट होता है। कोर लॉस कंपोनेंट यानी कि क्या क्या होता है, को अभी कोर लॉस में कांस्टेंट लॉस कौन सा होता है आपका, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस होता है, राइट। और आपका एक्सएम जो होता है वो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से, मैग्नेटाइजिंग करंट आपका जो होता है रिएक्टेंस के वजह से फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है देखिए, आर से क्या आपको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस। एक्सएम क्या कर रहा है आपको, एक्सएम के लिए वहां पे आपको मैग्नेटाइजिंग करंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। 6 नंबर वाला देखिए, 6 नंबर पूछ रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में स्टीम जनरेटिंग प्रोसेस में, ठीक है, स्टीम जनरेटिंग प्रोसेस में ये चारों में से कौन सा पार्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। मतलब सभी तो थर्मल पावर प्लांट का एक एक पार्ट है, लेकिन स्टीम जनरेटिंग से भी मतलब प्रोसेस में कौन सा पार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है, कौन सा वाला होता है भाई बोलिए। ऑब्वियसली बात है, बॉयलर, इकोनोमाइजर एंड एयर फ्री हीटर ये आपस में ही जुड़े रहते हैं, लेकिन कंडेंसर नेट लोटा होता है जो कि आपको हीट को क्या करता है, ठंडा करके पानी करके, मतलब ये अभी इकोनोमाइजर का जो पहला वाला जो प्रोसेस होता है, तो ये होता है आपका कंडेंसर रहता है। तो कंडेंसर का जनरेटिंग स्टीम जनरेटिंग सिस्टम में कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, ये भी हम लोगों ने बताया था यार, जब लास्ट क्लासेस में भी आप सभी को यार, जब आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास आप लोग मतलब पढ़े होंगे, तो वहीं पर भी हमने इसको वाला आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो सेमी कंडक्टर है उसमें, सेमी कंडक्टर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किससे अचीव होता है, किससे अचीव होता है भाई बोलिए, किसी को कुछ आइडिया अगर होता है। एक मिनट, ऑब्वियसली बात है, फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि सेमी कन्वर्टर में जो होता है क्या लगा रहता है आपका, दो दो एसीआर लगा रहता है, राइट। दो एसीआर और दो डायोड लगा रहता है कि नहीं। तो क्या, तो मतलब सेमी कंडक्टर कैसे काम करता रहता है, अगर एक एसीआर और एक डायोड एट ए टाइम काम करता है, फिर उसके बाद उसका वाइस वर्सा, ठीक है, वैसे ही तो आपका काम करता रहता है। तो जब आपका आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोलिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जो एसीआर का गेट टर्मिनल होता है उसी को ही तो हम लोग ट्रिगरिंग करके हम लोग इसमें कंट्रोलिंग करते हैं आउटपुट कंट्रोल वोल्टेज, ठीक है। तो फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर इसका करेक्ट आंसर है, 4 नंबर।
8 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा वाला प्रोग्रामेबल रजिस्टर होता है जिसको हम लोग मेमोरी पॉइंटर बोलते हैं। किसको मेमोरी पॉइंटर बोलते हैं? सबसे बड़ी बात है ये कि जो प्रोग्रामेबल रजिस्टर होता है कि आपको कितने प्रकार का देखने को मिलता है। प्रोग्रामेबल रजिस्टर सबको पता रहना चाहिए, ये होता है आपका 16 बिट का होता है, राइट। डीसी होता है, डी होता है और एक तो होता है एचएल होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एचएल होता है यही आपका एज ए मेमोरी पॉइंटर के रूप से काम करता है। एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है। डब्ल्यू रजिस्टर ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर वाला देखिए। द डिजाइन फीचर इज यूज टू पोटेंशियल ट्रांसफर टू मिनिमाइज द फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर क्या होता है भाई, बोलिए। यहाँ पर फेज एंगल में अभी मीनिंग यही होता है कि पोटेंशियल अभी ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम होता है कि प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज को ये स्टेप डाउन करता है, सो दैट हम लोग जो अपना वोल्ट मीटर होता है उससे हम लोगों को वोल्टेज हम लोग को पता चल पाए, राइट। यही तो होता है। तो ये जो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो कन्वर्जन करता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी अभी जो कन्वर्जन अभी आप लोग को करके देता है अकॉर्डिंग टू द टर्न, ठीक है। उस पे जितना स्टेबल पॉइंट आ जाए तब सही है। अगर उसमें अनस्टेबल आ रहा है या फिर अगर प्राइमरी में अगर मान लीजिए, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वोल्टेज लेवल मान लीजिए 66 केवी है, ठीक है। और हमको आउटपुट में यार कितना चाहिए, 110 वोल्ट चाहिए, ठीक है। टर्न रेशियो सब कुछ मतलब सही है। अगर प्राइमरी में 66 केवी वोल्टेज आ रहा है लेकिन सेकेंडरी में क्या हो रहा है, हम लोग को 90 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तब इस जगह पे क्या होता है, आपका फेज एंगल एरर देखने को मिलेगा। तो ये फेज एंगल एरर जो होता है किसके लिए देखने को मिलता है, किस रीजन के वजह से, ड्यू टू द कोर लॉस, ठीक है। ड्यू टू द कोर लॉस हमको उस जगह पे फेज एंगल एरर देखने को मिलता है। तो इसको रिड्यूसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लो लॉस वाला मैग्नेटिक कोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर वाला देखिए, सिंपल सा आंसर है भाई। क्या पूछ रहा है आपको, 30 वोल्ट का डीसी सोर्स है, ठीक है। और उसके साथ क्या कनेक्टेड है, तीन रजिस्टर कनेक्टिविटी है, एक 5 ओम, एक 10 ओम और एक 15 ओम का, ठीक है। 5 ओम, 10 ओम और एक तो 15 ओम। क्या पूछ रहा है, केवीएल इस्तेमाल करके हमको आर थ्री यानी कि 15 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हम लोग को पता करना है। देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको क्या क्या बोला है, आपको यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए आप लोग को बोला है इस जगह पे केवीएल इस्तेमाल करना, कोशिश किया है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहले करंट निकाल दीजिए आप लोग। तो 5 10 15 यानी कि 30 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, 30/30 इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया करंट आपका। तो 1 एम्पियर सीरीज सर्किट है आपका, तो ऑब्वियसली बात है करंट हमेशा इक्वली इसमें फ्लो करता रहेगा। तो 15 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका, 15 × 1 इक्वल टू 15 वोल्ट, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफेस्ट दे दिया भाई यहाँ पे। क्या दे दिया, कंट्रोल सिस्टम में क्या आपको पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द स्लोप ऑफ ए बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट आफ्टर द सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा भाई, एनी आइडिया। कैसे करेंगे इस सब को, देखिए पहली बात तो ये कि ये वाला जो होता है आपका, ये होता है आपका फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 + s हुआ, 1 + s हुआ आपका फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। 1 + 0.1s जो होता है ये आपका होता है सेकंड कॉर्नर फ्री भी आपका फ्रीक्वेंसी होता है। फास्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 + s है, 1 + s है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो आपका ओमेगा निकल अभी मतलब निकल के आएगा, यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आएगा आपका इसमें, 1 रेडियन पर सेकंड निकल के आएगा, 1 रेडियन पर सेकंड निकल के आएगा। तो 1 रेडियन सेकंड निकल के आएगा तो उस जगह पे स्लोप आपको कितना मिल जाएगा, -20 dB मिल जाएगा,
ये फास्ट कर्नल फ्री मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए। और यहाँ पर क्या दिया है आपको, 1 + 0.1 एस आपको दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड कर्नल फ्री फ्रीक्वेंसी देखने को अगर मिलेगा तो कितना देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर तो आपको ओमेगा मिल गया, 1 रेडियन पर सेकंड मिल गया, लेकिन यहाँ पर ओमेगा कैसे मिलेगा आपको, 1/0.1, यानी कि 0.10 अगर निकल जाएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, सॉरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा आप लोगों को, 10 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा आपको, राइट। 10 रेडियन पर सेकंड आपको इस जगह पे मिलेगा। तो 10 रेडियन सेकंड अगर आपको अभी आप लोग को मिल रहा है, तो स्लोप क्या होगा आफ्टर टू पोल के बाद जो आपको मिलेगा, ये आपको -40 dB तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वाह भाई, अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में भाई लिख दीजिएगा भाई। चलिए 12 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको। टू पोर्ट नेटवर्क का एक तो क्वेश्चन आप लोग को दिया है। टू पोर्ट नेटवर्क पे क्या पूछ रहा है आपको कि एच पैरामीटर के लिए हमको ये सारा फंक्शन करना है, ठीक है। H11 दे दिया है, H12 दिया है। Given network is to the reciprocal as well as symmetrical. So what will the value of the H21 and H22 respectively? ओके तो हमको क्या दिया है यहाँ पे, H11 दे दिया है और H12 दिया है हम लोग को। तो अभी हमको क्या निकालना है, हमको H21 निकालना है और H22 निकालना है, ठीक है। कारण अभी कंडीशन क्या क्या दिया है आपको, रेसिप्रोकाल दिया है और सिमेट्रिकल भी दिया है। रेसिप्रोकाल के लिए क्या कंडीशन होता है आपका, एच नेटवर्क के लिए लिख दे रहा हूं, नहीं तो इस जगह पे रुकिए। अरे यार स्लाइड तो दिया था ना। देखिए H11 कितना दिया है, 2 ओम दिया है, ठीक है। और H12 कितना दिया है आपको, 0.4 ओम आपको दिया है, राइट। रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए हमेशा होता है H12 इक्वल टू -H21 होता है, करेक्ट। उसके बाद अगर सिमेट्रिकल का अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा आपका, H11 उसके बाद H21 -H12 H21 इक्वल टू 1 होता है। यही तो दोनों कंडीशन रहता है रेसिप्रोकल और सिमेट्रिकल के लिए। तो रेसिप्रोकल से हम लोग को क्या मिल रहा है, अगर H12 इक्वल टू -H21 होता है, ठीक है। तो H21 तो हमको यहाँ से मिल सकता है, H21 इक्वल टू क्या होगा, तो -0.4 होगा, क्योंकि 1 2 हमारे पास कितना है, 0.4 है। तो -0.4 ओम हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर है क्या है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 2 होगा या फिर 3 होगा। अभी हम लोग को क्या क्या मिल गया, हमको एक बार रेसिप्रोकाल से एक वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। H21 का मिल गया, अभी हमको H22 निकालना है, ठीक है। H22 कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलिए भाई। ऑब्वियसली बात है, सेकंड इक्वेशन अभी हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो H11 H21 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1, राइट। H11 कितना है हमारे पास, 2 ओम है इस जगह पे, 2 ओम है। तो 2 इंटू, एक मिनट है, सिमेट्रिकल का 2 1 होगा यार, फिर 2 1 लिख दिया, सॉरी 22 होगा, राइट, ठीक है। तो H22 माइनस के H12 कितना निकाले अभी हम यहाँ पे, हमको पता है 0.4 होता है, 0.4 होता है। उसके बाद H21 कितना होता है, -0.4 होता है, इक्वल टू 1। तो 2H22 माइनस के कितना हो जाएगा, +0.16 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2H22 इक्वल टू 1 माइनस 0.16। तो H22 इक्वल टू कितना होगा, अगर एक से 0.16 हम लोग काटे तो 0.84 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 0.42 एस होगा, ठीक है। 0.42
कट ऑफ कितना रहेगा आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग? यार 75 के अबव रहेगा जनरल कैटेगरी में यार। 70 to 75 अबव रहेगा यार। ठीक है, तो H22 कितना निकल के आएगा अपने हिसाब से? 0.42 S निकल के आया। आया भाई, बात सबको समझ में कैसे निकल के आया भाई? तो H21 हमारा कितना आया? -0.4 ओम, और H22 कितना आया आपका? 0.42 S। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आया आपका? तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर वाला देखिए भाई, सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर क्या पूछ रहा है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैपिंग इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली बात है, ईटी करंट डैपिंग ही तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर वाला देखिए, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स कोर ऑफ ए यूजेटी इज प्राइमरीली यूटिलाइज इन व्हिच टाइप ऑफ सर्किट? कौन से सर्किट के लिए यूजेटी इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली बात है भाई, ओसिलेटर ही तो होगा, ओसिलेटर ही होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन का भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? प्राइमरी प्रपोजल ऑफ यूजिंग द डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन किसके के बीच में होता है आपका? बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में हम लोग तो करवाते हैं ना। बेस करंट, और जिससे हम लोग को क्या पता चलता है? डीसी लोड लाइन से हम लोग को क्या पता चलता है? एक मिनट है। डीसी लोड लाइन से हम लोग को क्या पता चलता है? हम लोग को ये जो ग्राफ हम लोगों का बनता है, आप लोग को मैं भी आपको बार बार पढ़ाया भी होगा। ठीक है, जो इस टाइप का एक तो ग्राफ होता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है? आईसी करंट होता है। इस साइड क्या होता है आपका? VCE होता है। तो जितना हम लोग करंट बढ़ाते हुए चलते हैं, उसी हिसाब से VCE घटते हुए चलता है। ठीक है, उसके बाद एक तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे, उसके बाद और क्या पढ़े थे? और एक तो भी पढ़े थे यार, इतना याद नहीं आ रहा है। तो बीच में जो पॉइंट हम लोग को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यू पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डीसी लाइन लाइन क्या होता है आपका? डीसी लो लाइन से क्या निकालते हैं? क्यू पॉइंट हम लोग निकालते हैं। आई होप कि डायग्राम से थोड़ा वो किसी को पल्ले पड़ रहा होगा। 16 नंबर वाला देखिए, 16 नंबर में पूछ रहा है कि द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ एन EHV-AC line is limited by its source impedance loading and stability constraint। तो HVDC लाइन में पावर ट्रांसफॉर्मर कैपेबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए, यानी कि उसको लिमिट रखने के लिए, लिमिट यानी कि उसी हिसाब से स्टॉप करने के लिए यार, क्या हम लोग करते हैं? क्या करते हैं यार भाई हम लोग यार? जैसा एसी लाइन पे क्या करते हैं हम लोग? उसका सर्ज, जो SIL होता है आपका, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होता है, उसका सबसे बड़ा डी डिसएडवांटेज होता है। उसी हिसाब से HVDC लाइन का क्या डिसएडवांटेज होगा? बोलिए भाई। नीड ऑफ द रिएक्टिव पावर कंपैरिजन। रिएक्टिव पावर कहाँ से आएगा आपका? HVDC लाइन पे कोरोना लॉसेस, रेडियो इंटरफेरेंस नहीं आएगा। ठीक है, DDC में कोरोना लॉसेस कहाँ आ जाएगा? स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट डीसी वोल्टेज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। कैसे? सबसे बड़ी बात है कि थर्मल रेटिंग ऑफ द कंडक्टर एंड कन्वर्टर स्टेशन डिजाइन। कन्वर्टर जो होता है आपका, जहां पर आपको रेक्टिफायर लगा रहता है रिसीविंग स्टेशन पे, और इन्वर्टर लगा रहता है सोर्स के जगह। ठीक है कि नहीं? तो उसका रेटिंग अगर सबसे कम होगा, तो कैसे हम लोग हायर वोल्टेज ट्रांसमिट कर पाएंगे? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला देखिए, 17 में पूछ रहा है कि ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवरऑल कंडक्टर, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्यों हम लोग ट्रिपल एसी कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली बात है, लास्ट ऑप्शन क्या दिया? इट इज द हायर कंडक्टिविटी देन द ACSR इज द सेम डायमीटर। गलत है भाई। ठीक है, हायर कंडक्टिविटी ACSR का होता है। लो करंट कैरिंग कैपेसिटी एट कंपेयर टू AC। गलत है भाई, ट्रिपल AC का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डबल AC। स्टील कोर तो होता नहीं है भाई, स्टील कोर आपका ACSR में होता है। तो इट इज बेटर कोरोजन स्टील, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर तो स्टील वगैरह कुछ है ही नहीं, खाली एल्युमिनियम है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस तो काफी अच्छा रहेगा।
और हायर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ACSR में स्टील है तो उस पे जो वेट रेशियो है सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है कि नहीं, एज कंपेयर टू द ट्रिपल AC कंडक्टर। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 वाला देखिए, RC सर्किट में क्या पूछ रहा है। RC circuit of which frequency domain perform with the output taken across the capacitor, across the capacitor। कैपेसिटर बोला है तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। कैपेसिटर बोला है तो लो पास फिल्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आउटपुट अगर हम लोग निकालते हैं रेजिस्टर से निकालते हैं, अगर यहाँ पर दे दिया था आपको रेजिस्टर दे देता तब आपका हाई पास फिल्टर हो जाता। ठीक है, तब आपका हाई पास फिल्टर हो जाता। चलिए 19 नंबर वाला देखिए, द सीरीज रिजोनेंस सर्किट ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन एट रिजोनेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। वोल्टेज मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है आपका। वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है अगर रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, VL/V इक्वल टू VC/V होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर वाला देखिए, इन प्रिसीजन कंट्रोल सिस्टम द सर्वो मोटर आर वाइडली यूज्ड over the conventional motor, which inherent characteristics primarily responsibility for their suitability in which of the application। तो सर्वो मोटर का क्या काम रहता है, किस लिए हम लोग उसको मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम में इसको इस्तेमाल करते हैं भाई। किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई बोलिए। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा कंट्रोल से जो सिग्नल है और आउटपुट जो रेस्पॉन्स है उस पर लीनियरिटी बने रहे, इसीलिए तो हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई एफिशिएंसी, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सर्वो मोटर के लिए लागू नहीं रहता है। 21 वाला देखिए, फाइंड द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस इन ओपन बेस्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि जो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, जो आपका ओपन सर्किट कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ये जो आपका नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट होता है ये तो आपका आके ग्राउंडिंग होके होता है आपका। तो जो ग्राउंडिंग होता है किस लिए होता है आपका, ग्राउंडिंग किस लिए हम लोग करते हैं, ताकि इजीली हम लोग वहां पर KVL हम लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग एक इंटीग्रेटेड सर्किट ले लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है आपका, RC टाइप का होता है। ये तो होता है आपका, एक तो इंटीग्रेटेड सर्किट इस टाइप का हम लोग बनाते हैं। तो जब हम लोग उस पे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो हम लोग नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट को ग्राउंडिंग कर लेते हैं, सो डेट हमको उस पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करने में सही रहता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 22 नंबर वाला देखिए, एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम द आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर ऑफन यूज्ड एज एन एक्चुएटर। एक्चुएटर का क्या काम करता है भाई पता है, वो क्या करता है, एक स्टेबल कंडीशन से, मतलब ये हो कि एक तो कन्वर्टर जैसा ये लोग मतलब काम करता है, मतलब क्या पोजीशन कंट्रोल लाइक एक ट्रांसड्यूसर का जैसा फंक्शन करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है अपना DC मोटर के लिए। बैक EMF इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, बिल्कुल गलत है भाई। टॉर्क डेवलप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट, टॉर्क होता है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क अपना आर्मेचर करंट के बराबर होता है। टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई आई, ये तो होता है, सब लोग आप लोग पढ़ के आए होंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर इस जगह पे, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 23 देखिए, अभी तो हम लोगों ने टू पोर्ट का अभी पढ़ के आया। टू पोर्ट नेटवर्क में रेसिप्रोकल सर्किट किसको बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल सर्किट बोलते हैं Z12 बराबर इक्वल टू Z21। और ये जो है आपका Z11 इक्वल टू Z22 होता है, ये आपका होता है सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। 24 देखिए, इन द क्लोज लूप गेन ऑफ ओपन बेस्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिपेंड्स एंटायरली ऑफ व्हिच ऑफ द कंपोनेंट। कौन सा वाला कंपोनेंट के ऊपर इस्तेमाल करता है बताइए, अगर किसी को कुछ पल्ले पड़ा है या फिर क्या क्या लगा के आए आप लोग यार।
क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली बात है, करेक्ट आंसर इसका होगा पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा पैसिव कंपोनेंट। क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, छोड़िए यार, इतना अंदर भी नहीं जाना है अभी हमको। 25 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर अगर हमारा रनिंग कर रहा है स्लो कंडीशन में, ठीक है, अगर स्लो में अगर इसको रनिंग कर रहा है तो which advantage which adjustment is used to correct it। तो अगर मीटर अगर हमारा काफी स्लो घूम रहा है, उसका मतलब यही होगा जो मैग्नेट होता है, कौन सा वाला मैग्नेट होता है, ब्रैक मैग्नेट होता है, तो उसको अगर हम लोग लूज करेंगे तभी जाके आपका मीटर जो होता है जल्दी जल्दी भागेगा या फिर एक्चुअल रीडिंग आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। 26 देखिए, कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन के लिए जो टॉर्क मोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली बात है टॉर्क मोटर के लिए हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वो मोटर जो होता है, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके आया, ये होता है आपका लीनियर आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि एक तो एक्चुएटर जैसा आपको फंक्शन करके देता है, वही होता है आपका पोजीशन कंट्रोलर। ठीक है, 27 वाला देखिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओवर एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। बोलिए भाई कौन सा वाला है? ऑब्वियसली बात है, क्लोज लूप जो होता है आपका हाई हाई एक्यूरेसी देगा आपका, और डिस्टर्बेंस रिजेक्शन भी ये काफी अच्छी तरीके से आप लोग को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 28 वाला देखिए, सीआरओ का पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एन साइनसोइडल सिग्नल इज डिटरमाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पीक टू पीक वोल्टेज कैसे निकालता है हम लोग यार? थोड़ा सा अंदर वाला क्वेश्चन है, फिर भी ट्राई करिए आप लोग। ये जो होता है आपका कैलकुलेटर, क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ वर्टिकल जो मतलब डिवीजन होता है, आई मीन जो आपका जो डिफ्लेशन प्लेट पहले होता है, ईच प्लेट में आपका कितना वोल्टेज का डिफ्लेशन होता है इनटू वोल्टेज, वोल्टेज बाय DIV होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होता है इसका डी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 29 नंबर वाला देखिए, हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर निकालने के लिए। गिवन डाटा है, एक कस्टमर जो होता है एनर्जी कंजप्शन होता है उसका 4800 वाट आवर। ठीक है, डेली बेसिक्स पे, ठीक है, डेली बेसिक्स पे उसका कंजप्शन होता है 4800 वाट आवर। उसका मैक्सिमम डिमांड कितना है, 800 वाट है, तो हमको लोड फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे लोड फैक्टर यार? लोड फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लोड फैक्टर सबको पता है, हम लोग निकालते हैं एवरेज लोड बटे, एवरेज लोड बटे क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड, तो एवरेज लोड कितना होगा इस जगह पे आपका, 4800 इंटू 24, 4800 सॉरी 48 वाट आवर दिया है ना, डिवाइडेड बाई 24 कर लेते हैं। एवरेज कितना निकल के आएगा आपका, एवरेज लोड होता है आपका 200 वाट। ठीक है, एवरेज लोड आपका निकल के आया 200 वाट। तो अगर लोड फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग 200 वाट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है, 800 वाट, काट कर कितना आ जाएगा इसका, काटेंगे तो 1/4, 1/4 इक्वल टू 0.25 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 30 नंबर वाला देखिए, थ्री फेज 50 हर्ट्ज बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन एज कंडक्टर आर एन सिमेट्रिकली इन एन equilateral triangle of side d meter, if the conductor is radius r meter, what is the capacitance to per phase। फॉर्मूला पूछा है भाई, बस इसमें और कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, और हम लोग एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल करके अगर हम लोग इसको कन्वर्जन कर रहे हैं एक बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन को, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इस जगह पे, तो CN इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई लॉग C 6 होगा, किसका 6 है,
तो डी बाई आर होगा, ठीक है, डायमीटर बटे रेडियस होगा। चलिए 31 देखिए यार, 31 पे पूछ रहा है इन्हें 4 बिट सीसो शिफ्ट रजिस्टर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल का क्या काम रहता है सीसो शिफ्ट रजिस्टर में, क्या होता है भाई? सीसो यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट होता है, राइट। तो सीरियल इन सीरियल आउटपुट में क्लॉक सिग्नल का क्या काम रहता है? क्लॉक सिग्नल का काम रहता है टू कंट्रोल द शिफ्टिंग ऑफ द डाटा थ्रू द फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपका जो आंसर की आया था, आंसर की में क्या आपको दिया है आप सभी को? आंसर की में शायद आपका सी है या फिर बी है यार? सी है ना यार, तब सही है यार, नहीं तो इसको ही आप लोग ऑब्जेक्शन लगाते। 32 देखिए यार, 32 में क्या पूछ रहा है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पैरेलल आरएलसी सर्किट विच रेजिस्टेंस ऑफ गिवन बाय। तो ये आपको दे दिया रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल आरएलसी का आप लोग को प्रोवाइडेड कर दिया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि आर बट्टे एल स्क्वायर जो होता है ये किसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, किसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है आपको? ऑब्वियसली बात है ये आपको डैम्पिंग फैक्टर इस्तेमाल, डैम्पिंग फैक्टर को ही आप लोग को रिप्रेजेंटेटिव करके दे रहा है, ठीक है। और ये डैम्पिंग फैक्टर किस लिए आता है? डैम्पिंग फैक्टर ऑब्वियसली बात है ओनली रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को डैम्पिंग फैक्टर मिलता है, यहाँ पर है ना आपका आर बटे एल है, ठीक है। चलिए 33 देखिए, इन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम द बैंडविड्थ डिफाइंड एज। सेकंड ऑर्डर से भी जो सिस्टम होता है उस पर बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं हम लोग क्या? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो बैंडविड्थ होता है ऑब्वियसली बात है ये होता है अपना 1/√2 होता है। 1/√2 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 dB आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 34 देखिए यार, द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए सर्किट इज इक्वल टू द, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? VI/T होता है, राइट। तो रेट हुई एनर्जी डेवलपर गलत है, द स्क्वायर ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ये भी गलत है, प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ये भी गलत है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। द इंटीग्रल ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको कितना एनर्जी कंजप्शन है आप लोग को आउटपुट में निकालने के आपको देखने को मिलेगा। 35 देखिए, which of the statement is correctly describe the constructional feature of a synchronous reluctance motor। सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर में कौन सा कंस्ट्रक्शनल फीचर आपको देखने को मिलता है? बोले भाई। कुछ अगर आपको नहीं भी मिल रहा है यार, रिलक्टेंस देखिए किस ऑप्शन पे है उसको ही लगा दीजिए, वही आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। अगर किसी को आपको कुछ भी एसी मोटर का, अगर इंडक्शन मोटर का अगर कुछ भी पार्ट आपको नहीं पता है तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई 3 नंबर वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहीं पर है ना, एक तो लो रिलक्टेंस पाथ है, बाकी उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी को कुछ जानने का कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए 36 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर ऑकर्स व्हेन द लोड आके जीटा इज कितना होगा? जीटा इज इक्वल टू द, सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है आउटपुट हमेशा 1 हमको मिलता है, ठीक है। आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए जो लोड एंगल बनेगा या फिर आपका जो साइन थीटा बनेगा हमेशा साइन थीटा कितना 1 होता है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर देखिए, इन द डिजाइन सिक्वेशनल सर्किट इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 1 द नेक्स्ट स्टेट इज 0 देन व्हाट रिप्रेजेंटेड द इनपुट कंडीशन ऑफ ए डिजायर्ड टी फ्लिप फ्लॉप, क्या होगा भाई बोलिए? करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको इस जगह पे? आयत द्वारा चुना गया है आपको, 1 आपको दिया है इस जगह पे आंसर, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर इसका टॉगल हो सकता है, ठीक है। मेरे को लग रहा है टॉगल जो होता है करेक्ट आंसर होगा इस जगह पे, ठीक है। इसी को ही आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 37 को, ठीक है। चलिए 38 वाला देखिए यार, फॉर इंटरकनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क व्हेन द टू पोर्ट नेटवर्क आर जॉइंट एज अ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा वाला हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं? सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमेशा हम लोग जेड पैरामीटर मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं,
39 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है। जो BH कर्व हम लोग बनाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप हम लोग बनाते हैं, वो जो एरिया हम लोग को निकल के आता है, जो इस टाइप का एरिया निकल के आता है, ये एरिया को से हम लोग को क्या पता चलता है। ऑब्वियसली बात है, जो फ्लक्स डेंसिटी और आपका इंटेंसिटी होता है, उससे जो एरिया बनता है, उस एरिया से हम लोग को कितना एनर्जी लॉसेस हो रहा है, कितना एनर्जी लॉसेस हो रहा है, यही हमको पता लगता है। 40 वाला देखिए, हमको क्या दे रहा है कि अगर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ओके, इसमें क्या पूछ रहा है हमको कि हमारे पास 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जिससे हमको एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। ठीक है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या तो 4 नंबर वाला क्या दिया है, बाय कनेक्टिंग द प्राइमरी ऑफ ईच ट्रांसफार्मर वन फेज। अरे यार, क्या दिया है, बाय कनेक्टिंग द प्राइमरी ऑफ द ईच ट्रांसफार्मर टू वन फेज एंड यूजिंग देयर सेकेंडरी द सेपरेट आइसोलेटेड आउटपुट। कैसे भाई, तब तो आपका बनेगा ही नहीं आपका, अगर आप आइसोलेटेड करके बनाएंगे तो स्टार स्टार कनेक्टेड तो बनेगा ही नहीं आपका। और क्या पूछ रहा है आपको, बाय मैग्नेटिकली कपल्ड कोर ऑल 3 फेज ट्रांसफार्मर विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर तो कभी बनेगा नहीं आपका। By connecting the primary winding of all three single phase transformer in parallel and secondary winding in series। कैसे भाई, कभी पॉसिबल ही नहीं है आपका। ये है आपका जो कॉमन टर्मिनल होता है, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्या होता है, एक आपका फेज टर्मिनल होगा और एक तो नहीं, अभी एक तो न्यूट्रल टर्मिनल होगा। जो न्यूट्रल टर्मिनल होगा उसको कॉमन बना के एक न्यूट्रल पॉइंट हम लोग कर सकते हैं, और बाकी रिमेनिंग टर्मिनल जितना आपका हुआ सिंगल, तो मतलब 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, उसको लगा के हम लोग 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 41 नंबर वाला देखिए, सिंबल पूछ रहा है आपको, कौन सा वाला सिंबल, जो SLD होता है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में, उसमें करेक्ट है। पहले में क्या दिया है, ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो इंटरलिंक कॉइल्ड विथ मैग्नेटिक कोर लाइन बिटवीन देम, यानी कि ऐसा। ठीक है, ये तो ट्रांसफार्मर का करेक्ट है। सारे सारे अभी सर्किट ब्रेकर का क्या पूछ रहा है, सिंपल स्विच सिंबल विदाउट एनी मार्किंग। सिंपल स्विच यानी कि कैसा, ऐसा होता है। लेकिन ये जो स्विच होता है, ये सारे सर्किट ब्रेकर का सिंबल नहीं होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल इस टाइप का होता है, राइट। अभी बस बार जो होता है, इट इज सर्किल इंडिकेटिंग द कनेक्शन पॉइंट। स्मॉल सारा जो सर्किल में होता है, ये आपका जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आर्थ कनेक्शन जो होता है, टू पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर टू द कनाविक आपका कंडक्टर लाइन, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे तो ये बिल्कुल तो गलत है भाई आपके लिए। ठीक है, ये तो आर्थ कनेक्शन नहीं बनेगा। आर्थ कनेक्शन कैसा रहता है, ये आपका पैरेलल होता है, आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसफार्मर। 42 देखिए यार, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सॉस टैंक इन एन हाइडल पावर प्लांट। सॉस टैंक का क्या काम होता है, ऑब्वियसली बात है, सॉस टैंक जो होता है आपका वाटर हमर इफेक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, 43 देखिए यार, सुपरपोजिशन ट्रांसफार्मर में जो डिपेंडेंट सोर्स होता है, सभी को पता है सुपरपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम जो होता है, ये खाली लीनियर सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है, और उसमें खाली इंडिपेंडेंट सर्किट ही होना चाहिए। और जो इंडिपेंडेंट सर्किट रहेगा, अगर आपका वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, और अगर करंट सोर्स रहता है उसको हम लोग ओपन सर्किट कर लेते हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्स रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ फंक्शन नहीं लगाते हैं, उसको हम लोग ऑन डिस्टर्ब, यानी कि उस पर हाथ लगाना ही नहीं हमको। ठीक है, शुड बी लेफ्ट ऑन डिस्टर्ब। 44 देखिए यार, अकॉर्डिंग टू द demultiplexer to the increased number of the output, the total number of minimum 1:2 demultiplexer required to create 1:4 demultiplexer। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमको, कितना मिनिमम 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर लेना है, जिससे कि हमको एक 1.4 डीमल्टीप्लेक्सर हमको मिल सके। कहने का मतलब यही है कि ऑब्वियसली बात है,
इसमें 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 लेंगे तभी जाके हम लोगों को 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर मिल सकता है, लेकिन 2 तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम इसमें 3 मान के चलेंगे। ठीक है, 1 तो नहीं होगा कभी भी, तो इसलिए उसका आसपास जो है 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है भाई, डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, आप एक इनपुट देते हैं, बहुत सारा आउटपुट आपको निकाल के आप लोग को प्रोवाइड करके देता है ये वाला। तो अगर हमको 1:4 हम अभी हम लोग को कर अभी आप लोग को करना है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, तो 4 आउटपुट आपको चाहिए, तो 4 आउटपुट चाहिए, यानी कि आपको 2, कम से कम मिनिमम 2 डी मल्टीप्लेक्सर आपको डीमॉक्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 3 लगा दो यार। 3 लगाने से 6 आउटपुट मिलेगा, तो अगर हमको क्रिएट करना क्या है, तो 1:4 डीमॉक्स करना है, तो वहां से हम लोग कर सकते हैं। 45 में आपको क्या पूछ रहा है, तो प्रिसीजन मीटरिंग एप्लीकेशन द सीटी इज कनेक्टेड बर्डन विद इम्पीडेंस सिग्निफिकेंटली हायर देन इज रेटेड वैल्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स मोस्ट लाइकली अकर, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, काफी अच्छी तरीके से हम लोग को अगर अभी हम लोग को मीटरिंग करना है उस सर्किट में, तो जितना बर्डन होगा, ठीक है, जितना बर्डन होगा उसका विथ 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 अकॉर्डिंग टू द इट्स इम्पीडेंस। बर्डन क्या होता है, बर्डन होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि उस सिटी कितना जो कितना करंट सह सकता है, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बर्डन बोलते हैं। ठीक है, अगर जितना बर्डन उसको चाहिए होता है, अगर उससे ज्यादा ज्यादा वैल्यू का अगर हम लोग सिटी उस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे कौन सा वाला इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा, कौन सा वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा यार। ऑब्वियसली बात है, अगर ज्यादा सीटी अगर आप लोग लगाएंगे तो उस जगह पे क्या होगा, करंट आपका कुछ फ्लो कर रहा होगा, लेकिन जो आप हायर रेटिंग का अगर आप लोग सीटी इस्तेमाल करेंगे उस जगह पे, उस पे फेज एंगल एरर जो होता है काफी ज्यादा उस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 46 वाला देखिए यार, कौन सा फेनोमेनन, मतलब कौन सा प्राकृतिक प्रक्रिया के लिए यार, जिससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड हो गया तो है क्या, आंख बंद करके स्क्रीन इफेक्ट लगा दीजिए यार, कुछ देखने के वाला चीजेस भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं यार क्या लिखा है क्वेश्चन में। अगर फ्रीक्वेंसी के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इन ए कंडक्टर, मोस्ट ऑफ द करंट कंसंट्रेट नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज द इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस इज नोन एज। ठीक है, तो सरफेस के एरिया में जो आपका करंट हमेशा फ्लो होने लगता है, किसके कारण होता है, ये आपका स्किन इफेक्ट कारण होता है। ठीक है, फेरांटी, कोरोना, प्रोक्सीमिटी, अरे ये सब क्या बताया अभी आपको, छोड़िए यार। 47 देखिए यार, इन एन ऑटोमेटिकली मेजर इन एन ऑटोमेटिक measurement system that employs feedback loop, okay, which functional block is responsible for continuously comparing the measure output with reference to the input एंड जनरेटर एरो सिग्नल, क्या होता है भाई बोलिए। अगर सिंपल वाला अगर एक तो चीज ले लेंगे, अगर हम लोग इस जगह पे, यहाँ पर हम लोग ने इनपुट सप्लाई प्रोवाइड किया, ये आपका हो गया जीएस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए था, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ भी एरर वगैरह आता है तो फीडबैक आपको यहाँ पर देता है, कुछ भी एरर वगैरह आता है तो फीडबैक के थ्रू हम लोग इनपुट को दे सकते हैं, यानी कि एरर डिटेक्शन इन फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए 48 वाला देखिए यार, 48 में पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा प्रॉपर्टीज होता है एसीएसआर कंडक्टर का, हाँ, चारों चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला एसीएसआर कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है, कौन सा वाला है भाई बोलिए। ऑब्वियसली बात है, एसीएसआर का भी जो कंडक्टर होगा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्टील इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ट्रिपल एसी और एसीएसआर में, वहां पर हम लोगों ने बताया था कैन बी ऑपरेट हाई टेम्परेचर 75 टू 90 डिग्री तक हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 85 है, ये भी करेक्ट है। और ये करोजन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि बाहर साइड आपका क्या होता है, अंदर आपका स्टील होता है, आउटर साइड आपका अल्युमिनियम होता है, तो ऑब्वियसली बात है करोजन रेजिस्टेंस ही होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 49 देखिए यार, जो एलएसीआर होता है, जो एलएसीआर होता है, यानी कि जो आपका एक तो
फोटो डायोड भी आप लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। फोटो डायोड क्या होता है, जब आपका उसके ऊपर लाइट पड़ेगा तभी जाके डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइट को अगर हम लोगों ने हटा दिया उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा एनोड करंट उसमें बचा होता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डार्क करंट हम लोग इसको बोलते हैं। एनोड करंट भी बोलते हैं और इसको डार्क करंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक डार्क करंट फ्लो होता रहेगा तब तक उसमें एलएसीआर यानी कि वो फोटो डायोड जो होता है आपका, ये आपका ऑन के स्टेट में होता है। जब तक आपका ये होल्डिंग करंट से नीचे नहीं आता है तब तक आपका सर्किट बंद नहीं होगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है भाई। 50 वाला देखिए यार, 50 में क्या पूछ रहा है, आइडियल इंटीग्रेटेड सर्किट यूजिंग द ओपैम्प में फेस स्टेबिलिटी इश्यूज, व्हिच कंपोनेंट इज यूजुअली एडेड टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी, क्या होगा भाई 50 का करेक्ट आंसर। और आयोग द्वारा क्या चुना गया है भाई, आपका करेक्ट आंसर आपको दिया है यार, द स्मॉल रेजिस्टर इन पैरेलल विद द फीडबैक कैपेसिटर, राइट, यही तो दिया गया है आपका। लेकिन एक्चुअली में क्या करेक्ट आंसर रहना चाहिए यार, बोलिए, इसको लग रहा है क्या गलत होगा ये वाला। ये भी यार सही है यार, हमको लग रहा था यार हम लोगों ने गलत पढ़ लिया था शायद यार। हमको लगा कि यार ये चार चार नंबर वाला सही हो गया, फिर लार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल टू द इनपुट रेजिस्टेंस, हम तो इंडिकेटर सर्किट नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो टी थ्री इसका करेक्ट आंसर है यार, और कुछ नहीं है। आप लोगों ने जो ओपाम सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था ना यार, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टिंग और इंटीग्रेटेड वाला जो सर्किट होता है, तो पहले क्या होता है, पहले आपके इस जगह पे रजिस्टर होता है, ठीक है, एक तो रजिस्टर होता है, उसके बाद यहाँ से हम लोग पैरेलल करके इस जगह पे एक तो कैपेसिटर लगाते हैं, यही तो होता है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसा ही तो कनेक्टिविटी होता है। 51 वाला देखिए, 51 में क्या पूछ रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल आरसी सर्किट 20 साइन 340 t minus 10 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कैपेसिटिव सर्किट, एंगल कैसे निकालेंगे, 314 t यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो प्लस 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। 52 देखिए यार, when a buffer amplifier is primarily used in an impedance transformer or a power amplifier, the voltage gain should be, बफर एम्पलीफायर यानी कि क्या होता है, बफर के यानी कि मतलब हमेशा इसका जो वैल्यू होता है यूनिटी होता है, यानी कि इसका कुछ काम नहीं होता है यार, बस इसको लगा लेते हैं हम लोग कुछ सर्किट में कुछ डीले पाने के लिए, ठीक है, कुछ डीले पाने के लिए हम लोग बफर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज गेन हमेशा यूनिटी होता है, ठीक है। 53 देखिए यार, 53 में पूछ रहा है द सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल एसी एंड डीसी रेक्टिफायर इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स कैन बी कैन द रेक्टिफायर कंट्रोल रहे, कितना होगा भाई, सिंगल फेज फुल वेव पूछ रहा है, ऑब्वियसली बात है, थ्री फेज में हम कितना पढ़ के आए, चार क्वांटिटी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर क्या होता है, से सिंगल फेज फुल वेव है, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया भाई उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं यार। तो सिंगल फेज फुल वेव यानी कि आपको दो क्वाड्रेंट पे काम करेगा, ये मोटरिंग होता है, ये आपका क्या होता है, रीजेनरेटिव होता है, बस ये दो क्वाड्रेंट पे तो काम करेगा आपका। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 54 देखिए यार, when a series diode is connected in a gate circuit of a thyristor, its primary proposal to the थायरिस्टर सर्किट, अगर पूरा जो हम लोग बना के जो आपको प्रोटेक्शन वाला सर्किट आप लोग को बताया था कि हीट सिंक जो स्नाबर सर्किट होता है, ठीक है, तो उसी टाइप का गेट का प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग जो डायोड लगाते हैं, ठीक है, डायोड का क्या काम रहता है, डायोड हमेशा आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, आपका हमेशा यूनिडायरेक्शनल आपका होता है। तो जिससे अगर कुछ रिवर्स वोल्टेज आ जाए गेट सर्किट से, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग जो गेट जो आपका एसीआर होता है, दिखा देता हूँ नहीं तो यार आपको एक बार, जो एसीआर होता है आपका इस प्रकार का, ये वाला जो गेट होता है, ठीक है, गेट में जो हम लोग वोल्टेज देते हैं उस पे कुछ रिवर्स वोल्टेज ना चला है, इसीलिए हम इसके साथ एक तो डायोड भी कनेक्टिविटी करके हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये डायोड का काम क्या होता है, टू सेफ गार्ड द गेट जंक्शन अगेंस्ट द रिवर्स वोल्टेज, ठीक है।
55 वाला देखिए यार, NPN बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ए स्विच, द इक्वेशन ऑफ डीसी लोड लाइन विद स्लोप ऑफ 1 माइनस RC। बस आपको यार डीसी लोड लाइन का आपको एक तो फॉर्मूला आपको बताया था यार, VCC डिवाइडेड बाय RC बताया था। ठीक है, अगर वो वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पर अगर आप लगा देंगे यार तब भी आपका करेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया आपको, एनपीएन बाइपोलर दिया है। ठीक है, एनपीएन बाइपोलर दिया है, यानी कि जो वोल्टेज आपका आएगा, जितना इनपुट वोल्टेज होता है और आपको गेन कितना मिल रहा है। गेन हमेशा कितना होता है आपका, हमेशा कलेक्टर टू एमीटर, इसका ही तो हम लोग गेन लेते हैं। चलिए पता भी देता हूँ यार, मान लीजिए यहाँ पर एक तो ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बोला है, यानी कि क्या होता है आपका नीचे प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। ठीक है, तो जो करंट यानी कि कलेक्टर करंट जो होता है कैसे निकलता है हमारा, VCC होता है, यानी कि सोर्स का जो वोल्टेज होता है ये तो होता है आपका VCC। VC क्या होता है, जो आपका गेन वोल्टेज होता है, दोनों को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय RC होता है, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जितना होगा, तभी तो हम लोग को IC निकल के मिलेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 56 देखिए यार, which of the following configuration provides the lowest voltage gain in transistor amplifier। लोएस्ट वोल्टेज गेन किस में मिलता है यार, कॉमन कलेक्टर में मिलता है। कॉमन कलेक्टर को किसी लिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोअर सर्किट बोलते हैं, इसीलिए हम इसको एमीटर फॉलोअर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, चलिए 57 देखिए यार, which among the following starter is used for the DC शॉर्ट एंड कंपाउंड मोटर। डीसी शॉर्ट एंड कंपाउंड मोटर के लिए किसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, डीसी शॉर्ट एंड कंपाउंड मोटर के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं तो 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या सीरीज मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीरीज मोटर के लिए। 58 देखिए, which of the following material are used for the constructing the structural insulator। जो ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिक पोल्स पे आप लोग इंसुलेटर देखे हैं, जनरली किससे बना होता है आपका, ऑब्वियसली बात है ग्लास इंसुलेटर है और पोर्सिलिन टाइप का, ये दोनों इंसुलेटर है, लेकिन इससे कुछ आपका ट्रांसमिशन टावर या फिर पोल पे कुछ इसका काम नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 59 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए पीपो शिफ्ट रजिस्टर ओवर देयर द टाइप्स। पीपो क्या होता है, पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट होता है। ठीक है, पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट होता है। इसमें क्या होता है, मतलब काफी सारे जो इनपुट बीट्स होता है ये पैरेलली आपको इन मिलेगा, और जो आउटपुट होता है ये सीरियल शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसमें डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल बीट्स एट द आउटपुट। 60 में क्या पूछ रहा है, टू पोर्ट नेटवर्क व्हिच ऑफ द मोस्ट यूज्ड एनालिसिस द कैस्केड कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नेटवर्क। कैस्केड कनेक्शन यानी कि ABCD पैरामीटर यहाँ पर इसका करेक्ट है। अगर आपको तो शायद टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ा भी होगा, ABCD पैरामीटर कैसा होता है, इस टाइप का तो हम लोग करते हैं, A1 B1 C1 D1 इंटू इस टाइप का मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग, A2 B2 C2 D2। ठीक है, इसी प्रकार का तो हम लोग निकालते हैं यार। ठीक है, चलिए 61 पे क्या पूछ रहा है यार, द प्लॉट लॉगरिथम द मैग्नीट्यूड साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर का क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर का क्या होगा भाई, बोलिए। जो बॉड प्लॉट्स होता है, जो बॉड प्लॉट्स होता है ये किस किस के बीच में होता है आपका, ये हमेशा आपका लॉग का जो मैग्नीट्यूड होता है, लॉग का मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी होता है, इसी के बीच में तो हम लोग प्लॉट निकालते हैं। और फास्ट ऑर्डर फैक्टर का क्या होगा, फास्ट ऑर्डर फैक्टर का हमेशा याद रखिएगा 1 प्लस जे ओमेगा टी होता है। ठीक है, 1 प्लस जे ओमेगा टी होता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं अगर इसमें समझ में आए तो फास्ट ऑर्डर फैक्टर अगर आप लोग देखेंगे, फास्ट ऑर्डर फैक्टर में जो आपको प्लॉट निकल के आता है, कितना निकल के आता है, जो ओमेगा हम लोगों ने वहां पर निकाला 1 निकाला हम लोगों ने, राइट, और उस पे जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो रहेगा वो भी आपका यूनिटी ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है यार 1 प्लस जे ओमेगा टी करेक्ट है यार।
62 में क्या पूछ रहा है यार, एक तो फुल एडर सर्किट है, फुल एडर सर्किट में क्या होता है आपका, तीन इनपुट होता है, तीन इनपुट होता है और आपको दो आउटपुट होता है। जो दो आउटपुट होता है आपका, एक होता है आपका सम होता है, दूसरा आपका होता है कैरी बिट होता है। ठीक है, उसी टाइप का अगर फुल सब्सट्रैक्टर ले लेंगे, एक आपका माइनस वाला होता है, दूसरा वाला क्या होता है, बोरो होता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या पूछ रहा है, तीन इनपुट बीट होता है और एक तो सॉन्ग है तो कैरी आपको आउटपुट में प्रोवाइड करता है। 63 में आपको पूछा है सी सिंगल फेज सीरीज इन्वर्टर जो होता है, जो कि आपका प्योरली प्योरली का रेजिस्टिव लोड एंड कम्यूटेटिंग कंपोनेंट क्या है आपका, एल एंड सी है। ठीक है, अगर सर्किट करंट बिकम जीरो आफ्टर हाफ ऑफ द रिजोनेंट पीरियड, ठीक है, व्हाट विल बी कंडीशन मस्ट बी satisfied between the supply voltage versus the capacitive voltage at the instant of current zero for the proper commutation। proper commutation के लिए क्या करते हैं हम लोग यार, अगर जो कैपेसिटिव वोल्टेज होता है अगर वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा होता है, सो दैट आपको प्रॉपर कम्यूटेशन आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, सॉरी सॉरी यार, जो सप्लाई वोल्टेज होता है अगर वो आपका कैपेसिटिव वोल्टेज से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है यार। इससे क्या होता है कि यार अगर वोल्टेज सोर्स अगर ज्यादा रहा आपका, इस पे क्या होता है, जो इंस्टेंट करंट आप लोग को मिलता है ये आपका जीरो होता है। अगर ये आपका जीरो जीरो होता है आफ्टर हाफ साइकिल, क्या होता है आपका जो थायरिस्टर का जो टर्न ऑफ कंडीशन होता है ये आपका सेटिस्फैक्टरली ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए जो सोर्स वोल्टेज होता है ये ज्यादा रहना चाहिए कैपेसिटिव वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 64 में क्या पूछ रहा है, 64 में पूछ रहा है व्हाई इज द मर्क्यूरी कॉमनली प्रीफर इन सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच। मर्क्यूरी कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग यार, मर्क्यूरी जनरली अगर ट्रांसफार्मर का बात करेंगे, ट्रांसफार्मर में जो ओटीआई डब्ल्यूटीआई वगैरह होता है या फिर ऊपर जो ग्लूकोज रिले लगा रहता है वहां पर जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, यानी कि जो तेल खत्म होगा तब जो इंडिकेशन आपको देता है, तो उसी में ही हम लोग हमारा भी मर्क्यूरी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारा भी अभी मर्क्यूरी क्या होता है, इस टाइप का होता है, सारा भी इस टाइप का सर्किट में होता है। यहाँ पर आपका मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव भी आपका टर्मिनल है, जब तेल खत्म यहाँ पर लोअर डेंसिटी हुआ तो यहाँ से ये हमारा जो मर्क्यूरी होता है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट करेगा और ये आपका क्या करेगा, एनसी कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर जनरेटिंग करेगा और इसमें अलार्म दे देता है। ठीक है, तो इट फॉर्म द स्मूथ कॉन्टैक्ट होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। 65 में क्या पूछ रहा है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कन्वर्जन करने में मदद करता है। कौन सा वाला होता है भाई, ये होता है आपका सैंपलर होता है। ठीक है, एक्चुएटर क्या करता है, पोजीशन कंट्रोल को एक क्वांटिटी को ये मतलब आपका कन्वर्सन करता है। 66 में क्या पूछ रहा है, 7476 जो जेके मास्टर सेल फ्लिप फ्लॉप होता है, व्हेन द प्रीसेट इनपुट इज लो एंड द क्लियर इनपुट इज हाउ द हाई द आउटपुट क्या क्या दिया है आपको, प्रीसेट दिया है आपको, प्रीसेट आपको दिया है लो दिया है और क्लियर इनपुट कितना दिया है आपको, हाई दिया है। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट ऑब्वियसली बात है लॉजिक हाई मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नो चेंज होगा यार। ठीक है, नो चेंज ही होगा भाई, कुछ आउटपुट में बदलेगा नहीं। ये इसका करेक्ट आंसर है। 67 पे क्या पूछ रहा है यार, 67 पे पूछ रहा है व्हेन द मल्टीपल इंटरप्ट सिग्नल इज कोइंसिडेंस। यहाँ पर क्या दिया है, मल्टीपल इंटरप्ट सिग्नल कोइंसिडेंस, यानी कि काफी सारे काफी सारे इंटरप्ट सिग्नल जो होता है अगर एक हम लोग इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आउटपुट में निकल के मिलेगा हमको उसको क्या बोलते हैं यार हम लोग इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी एनकोडर, हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर नहीं होगा यार, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये यहाँ पर दिया है इंटरप्ट सिग्नल दिया है यार, मल्टीप्लेक्सर का भी यही काम होता है, मल्टीपल इनपुट लेता है लेकिन सिंगल आपको एक तो आउटपुट ये प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रायोरिटी एनकोडर।
68 वाला देखिए यार, 68 में क्या पूछ रहा है, फॉर द ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस 1 रेडियन पर सेकंड, कितना होगा भाई बोलिए यार। ट्रांसफर फंक्शन अगर आप पूरा अगर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे यार इसको यार, काट कुट के अगर हम लोग कर लेंगे यार, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, वन को रहने दीजिए यार, खाली एस प्लस वन को ही हम लोग खाली इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो ओमेगा निकल के कितना निकल के आएगा आपका, वन डिवाइडेड बाई वन का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि 1/√2 आपका निकल के आएगा, राइट। उसके बाद जो हम लोग उसको मैग्नीट्यूड को डेबी डेसिबल में कन्वर्जन करेंगे तो कितना होता है उसका फॉर्मूला, 20 log 20 log ओमेगा होता है। ठीक है, ओमेगा कितना वैल्यू है हमारे पास, 20 log 10 इंटू 1/√2। ठीक है, अभी इसी को ही खाली हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा, अगर हम लोगों को इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 20 log 10 पूरा, अगर इसको √2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू द पावर माइनस 1/2 होता है, राइट। अगर 1/2 से अगर हम लोग 20 को काट ले तो कितना आ जाएगा, -10 log 10 2 खाली बचेगा हम लोग के पास, राइट। और अगर इसको अगर हम लोगों ने काटा तो कितना आएगा, -10, और एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, -10 log 10 2 को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो log 2 कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर लगा लेते हैं यार, बिना कैलकुलेटर तो हमको समझ नहीं लग रहा है। कैलकुलेटर लगाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.301। ठीक है, 30 खाली मान के चलिए यार, 0.30 -10, काट कुट कितना आ जाएगा आपका, 30/100, 100 में से एक जीरो काटा यानी कि -3 dB। ठीक है, -3 dB इसका करेक्ट आंसर होगा। हुआ भाई, कैसे सॉल्व हुआ पता चला भाई कुछ। ओमेगा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला s+1 से 1/√2। ठीक है, अगर 1/√2 को अगर डेसिबल में अगर हम लोग को इसको कन्वर्जन करना है मैग्नीट्यूड, तो ये क्या निकला आपका, मैग्नीट्यूड निकला। ठीक है, लेकिन फॉर्म आपको क्या दिया है, फॉर्म आप लोगों को इसमें डेसिबल में सारा अभी आपको ऑप्शन दिया है, तो 20 log 10 ओमेगा डालिए, बस इसको वैल्यू सॉल्व करने पर -3 dB निकल के आ गया। ठीक है, चलिए 69 वाला देखिए यार, 69 पे क्या पूछ रहा है आपको, इन कॉइल का इंडक्टेंस दिया है 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, और उसमें वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। तो आपको दिया है क्या, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या हाफ LI स्क्वायर करते हैं, राइट। अभी हम लोग को तो इंडक्टेंस पता है, बस खाली करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कॉइल है और आपका रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम इसको 2R ले लेंगे, 2R यानी कि 20 ओम। 20 ओम करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, 20 ओम करेंगे तो 2.5 एम्पियर, राइट। करंट आपका आ रहा है 2.5 एम्पियर। अभी इसको सॉल्व करिए, हाफ इंटू कितना है 0.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर 0.25, हाफ से अगर 0.5 काटेंगे, और इसमें क्या होता है 25 का स्क्वायर यानी कि 6.25। 6.25 का 4 गुना कितना होता है, यानी कि 4 गुना काम कितना आता है, 1.56 जूल आता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 70 देखिए यार, 70 में क्या पूछ रहा है, 70 में पूछ रहा है यार कि इसको आपको यार बाय आपको दिया है, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और उसको आप लोग को डेसिमल में कन्वर्जन करना है। तो पहले इसको पहले डेसिमल में कर लेते हैं यार, उसके बाद इसमें जो आपको काम करना है करिए यार। क्या क्या दिया है, 001100, 4 जीरो आपको दिया है इस जगह पे। ठीक है, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 2 टू पावर 0
1 × 2⁻0 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस इसमें कितना आ जाएगा 2⁻1 यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस ये वाला जीरो के लिए कितना आएगा 2⁻4 4 आ जाएगा। ये वाला जीरो के लिए कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, 0.2⁻3 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है 1 × 2⁻4, 8 यानी कि 16, 16 तो आएगा ना। 8 4 12, 12 3, इसमें कितना आ जाएगा यार 2⁻4 2 4 8 16। एक मिनट है। ये वाला भूल गया यार, इसमें 8 नहीं होगा, तभी मैं बोल रहा हूँ कहाँ से गलती आएगा। जीरो के साथ अगर 2⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, तो जीरो कर लेंगे तो 0010 को डेविड आपको डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो आपका 2310 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 0010 111 इसको सॉल्व करिए यार, कितना आता है देखिए। पहली बात तो ये जीरो आ जाएगा आपका, प्लस के ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यार ये तो सभी जीरो आ जाएगा यार आपका। एक मिनट यार, रुके 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 यार, गलती हो गया। एक मिनट यार। सॉरी यार। पहली वाला आपको क्या दिया था, आपको क्या वैल्यू दिया था आपको 0010 10111, राइट। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना होता है आपका, पॉइंट से लेके 1 2 3 4 5, 5 से अगर यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 × 2⁵ यानी कि दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32। ठीक है, 32 2⁴ यानी कि कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 16 है तो आपका आ जाएगा, राइट, 16 आ जाएगा। उसके बाद सब आपका जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, सब आपका जीरो जीरो ही आप इस पे प्लस कर सकते हैं। टोटल इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 48, आपका डेसिमल आ जाएगा इसका वाला वैल्यू। ठीक है, इसको कन्वर्सन करेंगे तो 48 आ जाएगा। 001 को अगर हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो 110000। इसको अगर कन्वर्जन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू। इसको अगर हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो लगभग आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 अगर आ जाएगा आपका तो 48 माइनस 23 कर लीजिए यार। सॉरी, इसमें क्या पूछा है, ऊपर वाले से नीचे काटेंगे ना, तो 23 माइनस 48 यानी कि -25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यार ये अभी टाइम कितना हुआ यार, ये तो इसको अच्छे से करवा देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया है इस जगह पे, क्या किया बस ये बाइनरी नंबर को जो होता है इसको बस हम लोगों ने डेसिमल कन्वर्जन किया। उसके बाद इस वाले डेसिमल से इस वाले डेसिमल को बस हम लोगों ने माइनस किया, तब आपका वैल्यू निकल के -20 25 आपका निकल के आ गया। बस ये बस आपने इतना ही इसमें किया। उसके बाद क्या कर रहा है, हम लोग को बता रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है कांस्टेंट लोड है, बस इसका वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है ये हम लोगों ने इंक्रीज कर रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करने के मतलब यही होता है कि आप लोग वोल्टेज जो होता है लीडिंग के तरफ आप लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है भाई, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं रहना चाहिए। 72 में क्या पूछ रहे हैं यार, कौन सा ये जो मैक्सवेल जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है इसको हम लोग क्या मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए तो दो ही ब्रिज है भाई,
डी साउथ ईस्ट ब्रिज है और आपका डी सॉरी शेयरिंग ब्रिज है आपके पास, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए तो वो आपके पास अलग ही है एकदम। चलिए 73 वाला देखिए, द मैग्नेटिक मटेरियल विच इज गेट फीबली मैग्नेटाइजिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फीबली मतलब क्या होता है, ये आपका वीकेंड करना, यानी कि जो कोई एक्सटर्नल फील्ड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसमें काफी वीक हो रहा है, ठीक है। अगर वीक हो रहा है किसी एक्सटर्नल भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तभी होता है ये वाला मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। 74 में क्या पूछ रहा है, टू टू कंट्रोल सिग्नल आर यूज्ड इन द डीएमए ऑपरेशन 8085। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? डीएमए ऑपरेशन के इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट मेमोरी जो एक्सेस होता है इसमें होल्ड, और आप लोग एचएलडी इस्तेमाल करते हैं। होल्ड का क्या काम क्या होता है भाई, हम लोग इनपुट सप्लाई उसको प्रोवाइड कर लिए, ठीक है। उसके बाद एचएलडी क्या करता है, उसको एक्नोलेज करता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे उसको बढ़ाता है, ठीक है। 75 में क्या दिया है आपको, निकालना है इसमें एनर्जी कंजप्शन निकालना है। क्या क्या आपको दिया है यहाँ पर देखिए यार, दिया है आपको दो फैन, अभी आपका 100 वाट का है, 2 × 100 प्लस जो कि आपका 10 घंटे के लिए चल रहा है। पहले वेटेज निकाल देते हैं, उसके बाद दो लाइट, पता अभी कितना है, 50 वाट का है। 2 वाट 50 वाट का, यानी कि 2 × 50 कितना आ जाएगा, 300 वाट आ जाएगा। और दोनों को ही हम लोग 10 घंटे के लिए चलाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3000 वाट आवर आपके पास आ गया, यानी कि 3 किलोवाट आवर आपका पैसा मिल गया। तो पर यूनिट कितना निकल के आ रहा है अपने के लिए, सॉरी एक महीने के लिए कितना निकल के आएगा, एक महीने यानी कि 30 डेज यहाँ पर दिया है, 30 डेज दिया है, तो 30 × 3 = 90 किलोवाट आवर, ठीक है। 90 किलोवाट आवर आपका ये होता है आपका ईच डे का, ये होता है आपका पूरा मंथ का, ठीक है। पूरा मंथ का 90 किलोवाट आवर आपका कंजप्शन होगा। पर यूनिट का प्राइस दिया है 5, यानी कि 90 × 5 = 450। 450 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 76 देखिए, इन ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ईडी करंट डैम्पिंग इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन व्हिच कंपोनेंट। पी में से हमेशा याद रखिएगा, जो एल्युमिनियम फ्रेम होता है जिसके ऊपर हम लोग जो फॉर्म इसमें रोटेट सॉरी वुंड करते हैं, उसी में ही आपका ईडी करंट सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम फ्रेम इसका करेक्ट आंसर है। 77 वाला देखिए, पूछ रहे थे पैराबोलिक डिश कलेक्टर बेस्ड सोलर पावर प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, जिसमें जो पॉइंट फोकस अभी जो कॉन्सेंट्रेटर है, जितना ज्यादा एक जगह पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके अगर वहां पर सूर्य का जो किरण होता है ज्यादा पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां से आपको ज्यादा आउटपुट आप लोग को मिलेगा। बस यही आपको क्वेश्चन पे बताने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 78 वाला देखिए, 78 में पूछ रहा है क्या कि द डिकेड काउंटर व्हिच प्रपोज ऑफ रीसेट इनपुट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रीसेट इनपुट, क्या होगा भाई। डिकेड काउंटर में रीसेट इनपुट का क्या काम होता है, ऑब्वियसली बात है जितना जितना फ्लिप फ्लॉप्स होता है उसको हम लोग को क्या रीसेट का मतलब क्या होता है, पूरा सर्किट को पहले से आपको रिस्टार्ट करना, ठीक है। तो यानी कि ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर सेट टू बी 0, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 79 नंबर वाला देखिए यार, 79 पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल केबल्स में जो हम लोग पीवीसी इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पीवीसी होता है वो काफी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है, वो काफी मॉइस्चर रेजिस्टेंस वाला होता है और आपका नॉन हाइग्रोस्कोपिक वाला मटेरियल होता है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें तो कुछ समझने वाला चीजें भी नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है यार, व्हिच सिग्नल इज यूज्ड टू डिमॉक्स द लोअर 8 बिट एड्रेस एंड डाटा बस 80 to 8007, कौन सा वाला करता है यार, यही तो होता है आपका एड्रेस लार्ज एनेबल, तो यही तो आपका करके देता है आप लोगों को, है कि नहीं। डाटा बस के लिए क्या जो हम लोग को 8 बिट अभी एड्रेस के लिए डाटा बस पहले को ये अलग कर लेता है, उसके बाद जो आपका बचा 88 to 8015, ये क्या होता है आपका डाटा बस होता है, और एक तो होता है एड्रेस बस।
दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? यही तो काम करता है आपका एली, एड्रेस लैचिंग एनाबल। ठीक है, तो चलिए भाई, इसी के साथ हम लोगों ने यार 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन तो डिस्कशन कर लिया है। कॉट ऑफ अभी आप ऑलमोस्ट मान के चलिए यार कि जनरल कैटेगरी का 70 प्लस, यार ओबीसी का 65 एबव, और एसी एसटी का जो बचता है आपका 55 टू 60 एबव। ठीक है, इतना रखेंगे तो सेफ स्कोर मान के चलिए यार आप लोग यार। फिर देखते हैं यार जब कट ऑफ रिलीज वगैरह होगा तब क्या आता है भाई उस टाइम। ठीक है, चलिए इसी के साथ यार सेशन को ही खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग यार कोई नेक्स्ट क्लासेस।